हिंदुस्तान के राजनीतिक मानचित्र पर अयोध्या फिर से चमक रहा है। अयोध्या में फिर से चुनाव के मिल्कीपुर उपचुनाव में देश के दो प्रमुख सियासी गठबंधन के बीच युद्ध होगा। इसमें एक युद्ध योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच भी होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने सारे घोड़े खोल दिए हैं, पूरी ताकत लगा दी है। अयोध्या में बांग्लादेश की भी एंट्री हो चुकी है। अब बांग्लादेश के बहाने हिंदू मुसलमान सब हो रहा है। राजनीति के चूल्हे पर एक पतीला महाराष्ट्र का भी रखा गया है। सियासी धुआं बिहार में भी उठना शुरू हो गया है। मौसम का तापमान गिर रहा है। राजनीतिक का तापमान कहां बढ़ रहा है, आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। अयोध्या से युद्ध का नया अध्याय शुरू हुआ है। योगी को हटाने वाले पीछे रह गए, योगी ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अयोध्या के युद्ध में बांग्लादेश आया। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। क्या बांग्लादेश का नाम लेने से अयोध्या में वोट मिलेंगे? बांग्लादेश के 90% दलितों का उत्पीड़न अयोध्या में कितने वोट दिलाएगा? जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने योगी ने किस पर निशाना लगाया? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ किससे लड़ने की तैयारी कर आए हैं? राक्षसी वृत्तियां जब भी तराजाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। यूपी के उपचुनावों का अयोध्या कांड पूरी तरह योगी के नाम है। योगी ही स्ट्रेटजी बना रहे हैं, योगी ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। योगी लखनऊ भी संभाल रहे हैं और योगी अयोध्या भी देख रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला है। योगी को मिल्कीपुर जिताकर लाना है। हम अपने हित और अहित को पहचाने, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। ऐसे समय जबकि केंद्र सरकार 1 कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे खींच रही है, ऐसे समय जबकि वक्फ संशोधन एक्ट जेपीसी के पास भेज दिया गया है, योगी आदित्यनाथ एकदम से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व पर योगी बैकफुट पर नहीं आ रहे। ये जानते हुए भी कि अयोध्या के लोकसभा चुनावों में हिंदुत्व नहीं चला, योगी हार्डलाइन हिंदुत्व को ही पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। योगी का टेस्टिंग ग्राउंड है अयोध्या, जो अपने आप में हिंदुत्व का पावर सेंटर कहलाता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ को 2 काम करने हैं। पहला काम, योगी को हिंदू वोट जोड़ना है। इसके लिए अयोध्या गैंगरेप कांड के बाद बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट काम आ रहा है। दूसरा काम, योगी को दलित और पिछड़ा वोट बीजेपी की तरफ खींचना है। इसमें भी बांग्लादेश का जिक्र काम आ रहा है। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो,
वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? अयोध्या की अति पिछड़ी निषाद जाति की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मुईद खान की गिरफ्तारी का मुद्दा बीजेपी और सपा के बीच तकरार का मेन इशू है। इससे वोट काउंट भी जुड़ा है। मिल्कीपुर में योगी को अखिलेश के पीडीए का खतरा है। पी यानी पिछड़ा वोटर 65,000, मिल्कीपुर में 65,000 यादव वोटर हैं। डी यानी दलित वोटर 1,10,000, मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 अन्य दलित हैं। ए यानी अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोटर 40,000। सपा का निषाद वोट टूटने से अखिलेश का पिछड़ा वोट बैंक टूटेगा। सपा का ए यानी अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन डी यानी दलित को तोड़ना आसान है। इसीलिए योगी ने बांग्लादेश के दलितों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। साथ ही ये भरोसा दिया कि हिंदू कहीं भी हों, उनको बचाने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है। एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। योगी को मिल्कीपुर जीतना ही है, किसी भी कीमत पर जीतना है। योगी ने अपने 4 धुरंधर मंत्रियों की ड्यूटी मिल्कीपुर में लगाई है। ये है सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा। योगी ने 2 दिन में 2 बार अयोध्या का दौरा किया और मिल्कीपुर में मंत्रियों की मीटिंग भी ली। जब से अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई, बीजेपी के कई बड़े नेता अयोध्या का नाम ही नहीं लेते। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के नेता अयोध्या अयोध्या रटते हैं। सोशल मीडिया पर भी अयोध्या का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ाया जाता है। ऐसे समय में भी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नहीं छोड़ी है। योगी ने अयोध्या को पकड़ कर रखा है। शायद उनको मालूम है कि यूपी में बीजेपी को अगर वापसी करनी है तो टर्न अराउंड की शुरुआत अयोध्या से ही होगी। मिल्कीपुर से इसका श्री गणेश हो सकता है। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया। कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अयोध्या से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने रैली की। उद्धव की रैली से पहले मुंबई में एक पोस्टर की बड़ी चर्चा हुई। दिल्ली आकर सोनिया, राहुल और पवार के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करते हुए उद्धव ठाकरे का ये कार्टून एक पोस्टर की शक्ल में ठाणे में लगाया गया। शिवसेना का ये इतिहास रहा है कि बाला साहब ठाकरे मातोश्री छोड़ के किसी के भी द्वार पे नहीं गए। उनका एक स्वाभिमान रह चुका है। आज वो जाते हैं, 3 दिन वहाँ रुकते हैं, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि महाराष्ट्र के जो शिवसैनिक है इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए लोग उनको छोड़ के चले गए। तो उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको अवॉइड भी करना चाहिए, ताकि बाला साहब की जो इज्जत पूरे भारतवर्ष में है
वो वैसी बनी रहे। महाराष्ट्र में 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां का मैटर सीरियस है। महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र की 6 पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के 16 दावेदार हैं। जो पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, सीएम की कुर्सी पर उसका दावा ज्यादा मजबूत होगा। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के 13 सांसद जीत कर आए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस का दावा है। शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद जीत कर आए। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगभग कांग्रेस के बराबर वोट मिले। सीएम की कुर्सी पर उद्धव का भी दावा है। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद जीत कर आए। सबसे ज्यादा 80% का स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहा। उद्धव ठाकरे के सलाहकार और प्रवक्ता संजय राउत बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता हैं। राउत ने एक बार फिर बड़ी बात कह दी है। राउत महाराष्ट्र चुनाव में बांग्लादेश को ले आए हैं। चर्चा चल रही है 3 पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। जहां एनसीपी, जहां कांग्रेस, जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं, वो सरकार यहां बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है। हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर दौड़ा कर नहीं मारना है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ी महायुति के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी अभी डिप्टी सीएम की कुर्सी से खुश है। अगली बार ऐसा नहीं होने जा रहा। होम मिनिस्टर अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में अब की बार बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार होगी, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। लेकिन राजनीति में कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। लोकसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी को भले ही केवल एक ही सीट मिली हो, लेकिन उम्मीद उन्होंने भी नहीं छोड़ी है। लोकसभा के कई भाषण हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। एक आ जाता है कि आपने कहा था कि बारामती चुनाव में अगर हमें लोकसभा में अगर यश नहीं मिला तो मैं आप सोच लीजिए कि मैं विधानसभा भी शायद ना लड़ूं। ये जो है ये भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। लोग विपक्ष कहता है उसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगा। आपने बार बार इच्छा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री मैं भी बनना चाहता हूं। खाली इच्छा प्रदर्शित करके कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जब तक 145 विधायकों का सपोर्ट उसको नहीं मिलता, तब तक कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अपने अपनी तरफ से सबकी कोशिश चालू है। लोग जिसके पीछे खड़े रहेंगे वो हो जाएगा।